स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज जो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट की थी उसके आज भाग 2 में आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न रीट प्री और जो रीट प्री के बाद में जो रीट मेंस का एग्जाम होगा उनके लिए और सीटेट और जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है उन सारी परीक्षाओं के लिए जो शिक्षक भर्ती है उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और आज भाग 2 में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इन प्रश्नों की PDF और नोट्स आदि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। आर के विथ एजुकेशन नाम से ही टेलीग्राम चैनल है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉन वॉटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 दे रखा है कोलर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्रित पर्सन। तो जो व्यवहारवादी थे व्यवहारवादियों में एक तो जो शिक्षा में जो व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया तो वो दिया था जॉन वॉटसन ने। किसने दिया था? जॉन वॉटसन ने। और ये थे अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका से इनका संबंध था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो मानव व्यवहार की व्याख्या और उस पर नियंत्रण मानव व्यवहार की व्याख्या नियंत्रण आदि एवं उसके संबंध में जो भविष्यवाणी है उसको करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जॉन वॉटसन ने। अमेरिका से ये संबंधित थे तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानवाद, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 दे रखा है निर्मितिवाद, ऑप्शन 4 दे रखा है गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्रित पर्सन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहारवाद। क्या रहेगा सही आंसर? व्यवहारवाद। क्योंकि मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद जो संप्रदाय है वो मनोविज्ञान को एक शुद्ध रूप से या विशुद्ध रूप से विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। यानी ये विज्ञान कुछ मानक जो इन्होंने तय किए हैं उनके आधार पर मनोविज्ञान को क्या बनाता है? ये विज्ञान बनाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि मुझे आप एक परिभाषा है या एक कथन है उसके बारे में पूछा है कि मुझे आप एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। यह कथन किसने दिया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है गुथरी, ऑप्शन 2 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्रित पर्सन। तो मुझे आप एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूं। तो ये कथन कहा है वॉटसन ने। किसने कहा है? ये वॉटसन ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। या इसका एक कथन इसको और तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि व्यवहारवादियों ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहूं जो बना सकता हूं। तो ये कथन भी काफी बार एग्जाम में दिया जा चुका है और ये कहा है किसने? वाटसन ने। और वाटसन थे व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है इसके बाद में पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है संरचनावाद, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रकार्यवाद, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहारवाद, ऑप्शन 4 दे रखा है गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्रित पर्सन। तो पावलोव और स्किनर भी कौन से संबंधित है? व्यवहारवादी हैं ये सारे। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, और स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अधिगम से संबंधित दोनों सिद्धांत है। इन सभी प्रश्नों पर हम आगे जो प्रश्न आएगा हमारा अधिगम से संबंधित उनमें चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 5 है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 5 है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम की प्रकृति को समझने में, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी विकल्प सही है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं जिनमें ज्यादातर जो सभी विकल्प है वो सही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सभी विकल्प सही है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो विकासात्मक विशेषताओं को भी समझने में सहायता करता है, अधिगम की जो प्रकृति होती है उसको भी समझने में सहायता करता है, और व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है बच्चों में, एक बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं लेके स्कूल जाता है तो वो भी तो शिक्षा मनोविज्ञान उसको भी समझने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6
निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है अधिगमकर्ता को जानना, ऑप्शन 2 दे रखा है विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन 3 दे रखा है सीखने की प्रवृत्तियों के लिए सलाह देना, ऑप्शन 4 दे रखा है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, नहीं को एक बार आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ ले, नहीं दे रखा है तो नहीं कोई इसमें टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 दे रखा है अधिगमकर्ता को जानना, तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। अधिगमकर्ता मतलब जो कोई चीज सीखने आया है उसको बोलेंगे अधिगमकर्ता। उसके बाद में विषय वस्तु का चयन और संगठन करना, विषय वस्तु कौन सी पढ़ानी है और उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करके बच्चों को बताना है, तो विषय वस्तु का संगठन करना भी इसके अंदर है। सीखने की प्रवृत्तियों के लिए सलाह देना, सीखने की प्रवृत्ति मतलब सीखने के कौन कौन से तरीके हैं उसके लिए सलाह देना, तो शिक्षा मनोविज्ञान उसमें भी कार्य करता है। और अगला ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान व्यक्तियों को समझना, तो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये असामान्य ये मनोविज्ञान की एक शाखा होती है असामान्य मनोविज्ञान। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है उसी प्रकार से एक असामान्य मनोविज्ञान है, और इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है उसको सिगमंड फ्राइड को। सिगमंड फ्राइड से संबंधित है, इसमें मानव के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। कार्य नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का, कार्य कौन सा नहीं है? असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा एक ऑप्शन दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 दे रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षा का विज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा है एक धनात्मक विज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है एक मानक विज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मानक विज्ञान। क्योंकि मानक विज्ञान नहीं है, ये कौन सा विज्ञान है? ये एक व्यवहारवादी विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। मानक का मतलब होता है उसके फिक्स जो मतलब कुछ पैरामीटर तय किए होते हैं उसको बोलते हैं मानक। तो ये मानक विज्ञान नहीं है, ये कौन सा है? व्यवहारिक विज्ञान है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है अपना। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये आपके जनरल नॉलेज से संबंधित एक क्वेश्चन है। वैसे तो ये जो शिक्षण अभिरुचि होती है, जैसे बीएड या पीटीटी के लिए हम जो परीक्षा देते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है हतोत्साहित करेंगे, ऑप्शन 2 दे रखा है कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन 3 दे रखा है उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन 4 दे रखेंगे सराहना करेंगे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी नेगेटिव नकारात्मक जो सोच है उसकी तरफ तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी पॉजिटिव आंसर आपको लगता है उसी पर ज्यादातर रहने की कोशिश करना है। तो हतोत्साहित कर देंगे ये भी नेगेटिव बात है, कक्षा से बाहर निकाल देंगे ये भी नेगेटिव बात है, उपेक्षा करेंगे ये भी नेगेटिव बात है, क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं हमें उनकी क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है विकास संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि से, ऑप्शन 2 दे रखा है परिपक्वता से, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी विकल्प सही है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ से जो अपने वृद्धि और विकास के जो प्रश्न स्टार्ट हुए हैं ये प्रॉपर रीट लेवल 1 और वृद्धि एवं विकास जो टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ से जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के जो प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए, थर्ड ग्रेड वालों के लिए यानी कि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विकास का संबंध किससे है? वृद्धि से भी है, परिपक्वता से भी है और आयु से भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। क्या रहेगा इसका सही आंसर? सभी विकल्प सही है। इसके बाद में अगला हमारा जो प्रश्न है वो है विकास के विभिन्न पक्ष है। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक एवं गतिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन 3 संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक विकास भी होता है विकास के अंदर, गतिक विकास, गतिक मतलब जो हाथ पैर की जो मांसपेशियां काम करती है उनको बोलते हैं गतिक, और संवेगात्मक जो मस्तिष्क का जो विकास होता है उसकी भावनाओं का और जो भी उसके इमोशन है उसको बोलेंगे संवेगात्मक, और सामाजिक विकास और मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो ये सारे के सारे विकास के विभिन्न पक्ष हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन 1 दे रखा है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है विकासात्मक विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है सांख्यिकी विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा है? विकासात्मक वृद्धि। कौन सी है? विकासात्मक विधि के द्वारा हम किसी भी बच्चे की
वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का वो सर्वोत्तम तरीका है। और ये प्रश्न पूछा गया था जो आरपीएससी की एग्जाम होती है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड जो 2020 में हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और इसका जो विधि है, कौन सी विधि है, विकासात्मक विधि के द्वारा किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का अच्छा तरीका है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये एक सतत प्रक्रम है ये। और ऑप्शन 4 दे रखा है ये परिपक्वता तक चलता है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इसके अंदर हमसे पूछा है कि गलत कथन कौन सा है। तो विकास का जो संबंध है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम का मतलब है कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। इस प्रकार से ये जो परिवर्तनों का क्रम है ये कौन सा है, प्रगतिशील क्रम है। और एक सतत प्रक्रम, सतत मतलब लगातार चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो और ऑप्शन 4 दे रखा है ये परिपक्वता तक चलता है, तो ये कथन इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये परिपक्वता तक नहीं आजीवन चलता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, हाँ, प्रश्न नंबर 13 है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में 1-2 बार। और आरपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक तथ्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। विकास के संबंध में कुछ लाइनें दे रखी है, तो उसके आधार पर प्रश्न बताने हमको। तो ऑप्शन 1 दे रखा है ये पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार होता है। ऑप्शन 2 दे रखा है ये आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। और ऑप्शन 4 दे रखा है विकास विशिष्ट सामान्य की ओर अग्रसर होता है। और 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा कथन इसके अंदर मतलब सार्थक सबसे ज्यादा सही है। इस वाले जो प्रश्न में है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। तो मैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रश्न को लिखने में। इसके अंदर यह था कि ये पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, ये नहीं था भी इसके अंदर। अगर इसके अंदर नहीं होता है यहाँ पे, तो इसका जो सही कथन रहेगा वो रहेगा ये आनुवंशिकी और वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। और ये गुणनफल होता है, वातावरण और आनुवंशिकी का क्या होता है, गुणनफल का परिणाम होता है। और ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वैसे अगर इसमें नहीं है, नहीं शब्द नहीं होता, तो ये दोनों जो प्रश्न है, दोनों जो कथन है सही है। और अगर इसमें नहीं होता है तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो आनुवंशिक और वातावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। अब इसमें कौन कौन से कथन गलत है, ये मान लो अगर यहाँ पर नहीं होता है तो ये प्रश्न, ये कथन इस प्रकार से बनता है ये पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता, जबकि जो विकास होता है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, तो ये कथन गलत है क्योंकि सभी व्यक्ति समान दर से, समान दर का मतलब एक मतलब लिमिट से बढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा उसके बाद में सीखता है, तो समान दर से नहीं करते। विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है, अग्रसर होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई बच्चा सबसे पहले अंगुलियों से किसी चीज को पकड़ना सीखता है और धीरे धीरे हाथ से पकड़ना सीखता है, तो ये बात भी एकदम गलत है क्योंकि जो भी बच्चा किसी चीज को शुरू में पकड़ना सीखता है तो पहले पूरे हाथ से पकड़ना सीखेगा, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां इतनी गति हो जाएगी कि वो बाद में अंगुलियों से पकड़ना सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केवल ऑप्शन नंबर 2, ये आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 14 है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है बीमारी, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम, ऑप्शन 3 दे रखा है परिपक्वता, ऑप्शन 4 दे रखा है बुढ़ापा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन ऐसे होने चाहिए जो थोड़े स्थायी हो, तो वे परिवर्तन इसमें सम्मिलित नहीं होंगे जो बीमारी के कारण होते हैं, क्योंकि बीमारी के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद में वो जो परिवर्तन है वो वापस लौट जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई मदिरा या शराब का सेवन करता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, तो इनको हम विकास में शामिल नहीं करेंगे या इसको अधिगम में शामिल नहीं करेंगे। तो बीमारी के कारण और जो भी नशीले पदार्थों के, ड्रग्स वगैरह के आदि के सेवन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनको हम विकास में शामिल नहीं करते। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बीमारी। अधिगम के कारण जो परिवर्तन होते हैं विकास में होंगे, परिपक्वता के कारण जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो भी विकास में आएंगे, और बुढ़ापे में जो परिवर्तन होते हैं वो भी विकास में आएंगे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में सक्षम होगी। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि का विकास करने में सक्षम होगी। तो ऑप्शन 1 दे रखा है जन्मजात क्षमताएं, ऑप्शन 2 दे रखा है समस्याएं, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि, ऑप्शन 4 दे रखा है आनुवंशिकता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि जन्मजात क्षमता का विकास करने में सहायक होगी। क्या होगी? जन्मजात क्षमताएं जो होती है उसका विकास करने में क्या होगी? सहायक होगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा। और ये प्रश्न पूछा गया था एमपी टेट की जो एग्जाम होती है, जैसे आर टेट होती है वैसे एमपी टेट की एग्जाम होती है, काफी लोग इसको भी देने जाते हैं। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था 2019 के अंदर।
तो इसका जो सही आंसर माना है उन्होंने माना है जन्मजात क्षमताएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। इस प्रकार के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है कि इसका दे रखा है कि सभी बालकों का विकास समान दर से होता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि समान दर से किसी सभी बालकों का विकास समान दर से नहीं होता। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास के जो पक्ष होते हैं जैसे शारीरिक हुआ, गतिक हुआ, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, तो ये पक्ष पृथक पृथक नहीं होता बल्कि एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो ये भी कथन इसका गलत हो गया। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये कथन भी गलत है। और अगला प्रश्न, अगला जो इसका ऑप्शन है, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। सेम प्रश्न पहले भी पूछा था एक और। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, विकास आनुवांशिकी और वातावरण की अंतरक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, रिक्त स्थान दे रखा है कि के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 1 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 दे रखा है गेरेट, ऑप्शन 3 दे रखा है होलैंड, ऑप्शन 4 दे रखा है वॉटसन, ऑप्शन जो 5 दे रखा है वो दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वुडवर्थ के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बालक का विकास क्या होता है, आनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण या वातावरण। तो ये कथन दिया है, किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। तो इसको ऐसे याद रखें कि विकास जो होता है मानव का वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। और ये कहा किसने है, वुडवर्थ ने। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है, वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है वो होता है शारीरिक विकास। कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीखना, ऑप्शन 2 दे रखा है परिपक्वन, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है सीखना और परिपक्व दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक मानदंड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि यानी उसके बुद्धि और जो बुद्धि का जो विकास होता है, मानसिक वृद्धि का मतलब एक बुद्धि हो गया, और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो सीखना और परिपक्वता, क्योंकि व्यक्ति सीखेगा जब उसमें थोड़ी बहुत परिपक्वता आएगी। और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो परिपक्वता के फलस्वरूप ही मानव के शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सीखना और परिपक्वन दोनों के फलस्वरूप मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम है, ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें हम देखो कैसे करेंगे इसको। विकास सतत प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल वृद्धि विकास का ही एक भाग है। यानी विकास तो क्या है, व्यापक है। विकास क्या है, व्यापक रूप है, यानी कि वृद्धि इसी के अंदर सम्मिलित है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का भाग है। इसके बाद में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, तो एक ये हो गया, वृद्धि एक उम्र के बाद में रुक जाती है। वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है वृद्धि और विकास 2 अलग अलग आयाम है, तो ये भी कथन सही है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो ये कथन इसका गलत हो गया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे आज के अपने भाग 2 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। अगले भाग में हम और 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, जो रीट या रीट मेंस या सेकंड ग्रेड और टीचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास चैनल को शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधित और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर करके रखें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल पर बने रहें।